तो आइए यूरोप के अंदर रीजनलिज्म को डिस्कस करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है रीजनलिज्म इन यूरोप, फ्रॉम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी टू यूरोपियन यूनियन। तो जैसे यूरोपियन यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप का, जो कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उभर करके आया यूरोप का। तो क्या कहानी है यूरोपियन यूनियन के पीछे की, कैसे यूरोपियन यूनियन बना। जैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हुआ करती थी, फिर उसी ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में से ही यूरोपियन यूनियन जो है वो बनाया गया। तो रीजनलिज्म इन यूरोप की हम बात कर रहे हैं। मैं टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। हम रीजनलिज्म इन यूरोप की बात कर रहे हैं, मतलब कि यूरोप के अंदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे उभर करके आया, जो कि था यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बनने के पीछे की कहानी क्या है, कैसे बना यूरोपियन यूनियन और क्या है यूरोपियन यूनियन, राइट। रीजनलिज्म की जब मैं बात करता हूं, रीजनलिज्म का मतलब होता है जब एक रीजन के कुछ देश आपस में मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और फिर वो अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। वो मिलजुल करके काम करते हैं, मिलजुल के अपने आप को डेवलप करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। तो उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, उनके कुछ कॉमन गोल्स होते हैं। उन कॉमन गोल्स के लिए वो देश आपस में मिलके काम करते हैं। तो रीजनलिज्म क्या होता है? रीजनलिज्म हम देखते हैं एक ग्रुप ऑफ नेशंस होता है, एक ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज होता है, एक रीजन की कुछ कंट्रीज होती हैं जो कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। जब मैं यूरोप के अंदर रीजनलिज्म की बात कर रहा हूं तो यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली हम यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन एक यूरोप का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूरोपियन यूनियन कैसे बना? तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर सेकंड से, राइट। आइए अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं। कहानी यह है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड जैसे ही खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर सेकंड ने पूरे यूरोप के अंदर तबाही मचा दी थी, पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा दी थी। लेकिन पर्टिकुलरली यूरोप के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से काफी नुकसान हुआ था। मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई थी यूरोप के अंदर। यूरोप की इकोनॉमीज उथल पुथल हो गई थी, यूरोप की इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, यूरोप के रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए थे। पूरा का पूरा यूरोप जो था वो एक हैबॉक में था। यूरोप पूरा का पूरा उथल पुथल हो गया था, इकोनॉमीज का उथल पुथल हो गया था यूरोप के अंदर। इकोनॉमीज जो थी वो स्टेबल नहीं रही थी यूरोप के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से। वर्ल्ड वॉर सेकंड ने इतना नुकसान किया था, चाहे जिसने भी वर्ल्ड वॉर सेकंड को जीता हो, चाहे एलाइड फोर्सेस ने वर्ल्ड वॉर सेकंड को जीत लिया, लेकिन उन देशों ने, जिन देशों ने वर्ल्ड वॉर सेकंड को जीता, उन देशों की इकोनॉमीज का भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। क्योंकि जब वॉर होती है ना, तो दोनों पक्षों का, दोनों साइडों का नुकसान होता है, ये हमें पता है, राइट। जब आपकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है, वो आपको एक मुक्का मारेगा, आप उसको 3 मुक्के मारोगे, लेकिन आपको भी उसने एक मुक्का मारा है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर सेकंड ने यूरोप का जो है वो नुकसान किया। यूरोप के अंदर मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर। उसके बाद यूरोप के देशों को यह लगने लगा कि हमें मतलब कि इस चीज की जरूरत है कि हमारे पास एक ऐसा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर यूरोप के देशों को यह लगा कि हमें आगे की वॉर्स को अवॉइड करना है। यूरोप के देशों ने यह कहा कि अभी हमें दोबारा वॉर्स में नहीं जाना है, हमें आगे की वॉर्स जो होंगी उनको प्रिवेंट करना है, हमें दोबारा से वर्ल्ड वॉर सेकंड जैसी सिचुएशन को नहीं लाना है। और हमारी जो इकोनॉमीज मतलब कि उथल पुथल हो गई है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हमें पूरे के पूरे यूरोप के अंदर लानी है, हमें पूरे के पूरे यूरोप की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है। तो यूरोप की कंट्रीज ने यह कहा कि हमने कॉपरेशन करना है, हमने कॉपरेटिव तरीके से मिलजुल कर अब यूरोप के अंदर आने वाली वॉर्स को अवॉइड करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है यूरोप के अंदर। जो इकोनॉमीज वहां पे क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज का फेलियर हुआ है, उन इकोनॉमीज को दोबारा डेवलप करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोबारा से वहां पे करनी है, वहां पे कॉपरेशन करना है और वहां पे पीस को प्रमोट करना है। ये यूरोपियन कंट्रीज को लगा, ये यूरोपियन कंट्रीज को एहसास हुआ। इवन कि फ्रांस और जर्मनी, जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर, ये सारे देश ये आपस में मिलके आए। इन्होंने कहा कि भाई वॉर्स में कुछ नहीं रखा है, हमें कॉपरेशन बना के, हमें कॉपरेटिव तरीके से सहयोग करके आपस में मिलजुल के यूरोप का विकास करना है, यूरोप को डेवलप करना है, यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है और इस तरीके से हमें यूरोप के अंदर पीस को भी प्रमोट करना है। तो ये कहानी है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था यूरोप के अंदर, राइट, टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स एंड रीबिल्ड इकोनॉमीज, यूरोपियन कॉपरेशन। तो फ्यूचर वॉर्स को प्रिवेंट किया जाए और दोबारा से इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे की जाए, इकोनॉमीज को रीबिल्ड किया जाए, इसलिए यूरोपियन कॉपरेशन चाहिए था। यूरोप की सभी कंट्रीज का सहयोग चाहिए था, सभी कंट्रीज को मिलके काम करना था, यूरोप की सभी कंट्रीज को मिलके काम करना होगा, तभी हम दोबारा से यूरोप के अंदर इकोनॉमिक रीबिल्ड कर सकते हैं, वहां पे इकोनॉमीज को रीबिल्ड कर सकते हैं और वॉर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो 1951 में क्या होता है? अब कहानी शुरू होती है 1951 से।
1951 में एक फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका नाम था रॉबर्ट स्कूमन। तो रॉबर्ट स्कूमन नाम के एक फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे फ्रांस के, फ्रेंच के। उन्होंने एक आइडिया दिया। वो किस चीज का आइडिया था? तो वो आइडिया था कि हमें एक यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी को एस्टैब्लिश करना है, जिसको ECSC भी कहा जाता है। तो 1951 में यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी को एस्टैब्लिश किया गया, जिसको हम ECSC कहते हैं, टू मैनेज कोल एंड स्टील प्रोडक्शन कलेक्टिवली। तो जो कोल और स्टील प्रोडक्शन थी यूरोप के अंदर, जो कोल और स्टील प्रोडक्शन होती थी वहां पे, जो कोल और स्टील की कंपनीज थी वहां पे, फैक्ट्रीज थी, उसको हमें मैनेज करना है कलेक्टिवली। मतलब कि मिलजुल के सारी यूरोप की कंट्रीज को वहां पे कोल और स्टील को मैनेज करना है। कोल और स्टील का वहां पे फ्री ट्रांसपोर्टेशन हो, फ्री ट्रेड हो, एक दूसरी कंट्री में फ्री उसका मूवमेंट हो जाए कोल और ट्रेड का, और मिलजुल के हमें कोल और स्टील इंडस्ट्रीज को बिल्ड करना है, मैनेज करना है सारी यूरोप की कंट्रीज को, राइट? ये कहा गया। तो इसी के सिलसिले में क्या किया गया, यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी बनाई गई 1951 में। इसको एस्टैब्लिश किया गया। रॉबर्ट स्कूमन जो कि फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका आइडिया दिया। इसके अंदर ना कितनी कंट्रीज थी? इसके अंदर हम देखते हैं कि 6 कंट्रीज आती थी। 6 कंट्रीज ने मिलकर यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी को बनाया। वो 6 कंट्रीज कौन सी थी? फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। इन 6 कंट्रीज ने, ये जो 6 यूरोप की कंट्रीज आती हैं, इन्होंने मिलकर जो है वो ECSC को बनाया, और ताकि हम कोल और स्टील इंडस्ट्रीज को कलेक्टिवली मैनेज कर सकें। कोल और स्टील का एक दूसरे देश में, ये जो 6 कंट्रीज हैं, यहां पे फ्री मूवमेंट हो सके, फ्री ट्रेड हो सके, और मिलजुल के इन इंडस्ट्रीज को मैनेज किया जाए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम देखते हैं कि एक ट्रीटी ऑफ रोम होती है। ट्रीटी ऑफ रोम होती है 1957 में। तो 1957 में एक ट्रीटी होती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ रोम कहते हैं। इस ट्रीटी के अंदर कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसमें 6 कंट्रीज आती थी, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग। वो सारी की सारी 6 कंट्रीज जिन्होंने ECSC को बनाया था, इन्होंने ही एक ट्रीटी की जिसको हम ट्रीटी ऑफ रोम कहते हैं, जो कि 1957 में हुई। इस ट्रीटी को साइन किया गया, और इस ट्रीटी के तहत एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई, EEC जिसको हम कहते हैं। तो यहां पे हमारी कहानी की शुरुआत होती है कि EEC बनाई जाती है। तो इन्हीं कंट्रीज ने, जिन्होंने ECSC को बनाया था, इन्हीं कंट्रीज ने मिलकर क्या किया, एक नई कम्युनिटी बनाई जिसको हम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कहते हैं, EEC जिसको हम कहते हैं, राइट? तो ये क्यों बनाई गई? उनके पास, इन 6 कंट्रीज के पास पहले से तो एक कम्युनिटी थी, पहले से इन्होंने यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी बनाई हुई थी। अब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाने की क्या जरूरत थी? तो ये इसलिए बनाई क्योंकि ये जो ऊपर वाली कम्युनिटी थी, यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी, ये सिर्फ कोल और स्टील के ऊपर फोकस करती थी। यहां पे सिर्फ कोल और स्टील की बात की जा रही थी कि कोल और स्टील की इंडस्ट्रीज को मैनेज करना है कलेक्टिवली, कोल और स्टील का जो कंपनीज है उनको कलेक्टिवली मैनेज करना है। लेकिन पूरे के पूरे इकोनॉमी की बात थोड़ी ना यहां पे की जा रही थी, बाकी चीजों की बात यहां पे नहीं की जा रही थी। क्या इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोल और स्टील ही आता है? नहीं, कोल और स्टील ही यहां पे हम देखते हैं कि इसके अंदर, ECSC के अंदर सिर्फ कोल और स्टील की बात की गई थी। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई जाती है 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम के तहत, जिसको इन 6 कंट्रीज के द्वारा साइन किया जाता है। क्यों बनाया गया EEC को? क्या एम था इसके पीछे? तो सबसे पहले था कॉमन मार्केट। एक यूरोप के अंदर कॉमन मार्केट रेडी करना है ताकि फ्री मूवमेंट हो सके गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का और लेबर का मेंबर कंट्रीज के बीच में। तो EEC को इसलिए एस्टैब्लिश किया गया ताकि यूरोप के अंदर एक फ्री मार्केट बनाया जाए, एक कॉमन मार्केट बनाया जाए, और जो इस EEC कंट्रीज, EEC जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, इसके अंदर जो मेंबर्स आते हैं, इनके बीच आपस में फ्री ट्रेड हो सके, फ्री मूवमेंट हो सके गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, लेबर का, राइट? उसी के साथ साथ यहां पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात की गई कि हमें जो लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स एंड फोस्टरिंग इंटरडिपेंडेंस, कि हमें यूरोप की कंट्रीज के अंदर क्या करना है, बैरियर्स को खत्म करना है जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, और इंटरडिपेंडेंस को प्रमोट करना है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यूरोप की कंट्रीज इस कम्युनिटी के अंदर आती हैं, उन कम्युनिटीज के बीच में, उन कंट्रीज के बीच में फ्री मूवमेंट हो सके गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, लेबर का, और जितनी भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, जो बैरियर्स लगाए हुए हैं ट्रेड के ऊपर, है ना, कि ट्रेड करते हुए तुम्हें टैक्स देना होगा, तुम ट्रेड नहीं कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना है ताकि सारे के सारी जो कंट्रीज हैं यूरोप की, जो 6 कंट्रीज हैं जो इसके अंदर आती हैं, उन कंट्रीज के बीच में आपस में फ्री में फ्लो हो सके, फ्री में ट्रेड हो सके, या फ्री मूवमेंट हो सके गुड्स की, सर्विसेज की, कैपिटल की और लेबर की। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी EEC, सेट अ फाउंडेशन ऑफ फर्दर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन यूरोप। इसी कम्युनिटी ने
फर्दर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन का फाउंडेशन सेट किया यूरोप के अंदर। मतलब यूरोप के अंदर जो आगे यूरोपियन यूनियन बनेगा, जो यूरोपियन यूनियन के अंदर हम देखते हैं कि ओवरऑल तरीके से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉपरेशन आता है, उसका फाउंडेशन इसी ईईसी ने सेट किया। तो मैं दोबारा से एक बार रिकैप्चुलेट कर देता हूं। रिकैप्चुलेट करने का मतलब यह है कि मैं दोबारा से इसको समराइज कर देता हूं। मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद काफी नुकसान हुआ था यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर जो है डिस्ट्रक्शन हुई थी और यूरोप की इकोनॉमीज जो थी वो अनस्टेबल हो गई थी, इकोनॉमीज जो थी वो उथल पुथल हो गई थी। उसको रीबिल्ड करने के लिए, इकोनॉमिक रीबिल्ड करने के लिए, इकोनॉमीज को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए यूरोप के अंदर 1951 में एक यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई जाती है। इसको जो है वो 1951 में एस्टैब्लिश किया जाता है ताकि कोल और स्टील इंडस्ट्रीज को कलेक्टिवली मैनेज किया जा सके। ये आइडिया किसने दिया इस यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी को बनाने का? तो ये आइडिया दिया रॉबर्ट स्कूमन ने, जो कि फ्रेंच के फॉरेन मिनिस्टर थे। इसके अंदर 6 कंट्रीज आती थी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लक्समबर्ग। उसके बाद क्या होता है, 1957 में एक ट्रीटी ऑफ रोम होती है। इस ट्रीटी ऑफ रोम में क्या किया जाता है, ये जो 6 कंट्रीज थी, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की मेंबर्स थी, इन 6 कंट्रीज ने क्या किया, एक ट्रीटी साइन की और उस ट्रीटी को साइन करके एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, जिसको हम ईईसी के नाम से जानते हैं। ये क्यों बनाई गई? ताकि एक कॉमन मार्केट बनाया जाए यूरोप के अंदर, जिसके अंदर फ्री मूवमेंट हो सके, गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का और लेबर का। जो भी ये 6 कंट्रीज हैं इनके बीच में जो है फ्री मूवमेंट हो सके, ट्रेड बैरियर्स को हटाया जाए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जा सके। और उसी के साथ साथ ये जो ईईसी थी, इसने एक फाउंडेशन सेट किया किसके लिए? यूरोपियन यूनियन के लिए। और फ्यूचर जो कॉपरेशन होगा, पॉलिटिकल कॉपरेशन और इकोनॉमिक कॉपरेशन यूरोप में, उसके लिए एक फाउंडेशन सेट किया डब्ल्यूसी ने। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ट्रांजिशन आता है यूरोपियन यूनियन की तरफ। मतलब कि अब यूरोपियन यूनियन की शुरुआत होने लगी थी। अब यूरोपियन यूनियन को एस्टैब्लिश करने की शुरुआत होने लगी थी। तो होता क्या है, बाय 1980s द वर्ल्ड हैज बिकम मोर इंटरकनेक्टेड, रिक्वायरिंग डीपर इंटीग्रेशन इन यूरोप। 1980s तक क्या होता है कि जो दुनिया थी ना, वो ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई थी। दुनिया आपस में जुड़ने लगी थी। दुनिया के अलग अलग देश आपस में जुड़ रहे थे, इंटरडिपेंड हो रहे थे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे थे। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस थी, एक दूसरे देश में ट्रेड हो रहा था, कॉपरेशन हो रहा था अलग अलग देशों का एक दूसरे के साथ। तो दुनिया और जुड़ने लगी थी, ग्लोबलाइजेशन इमर्ज होके आ रहा था। तो वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो गई थी। और इससे क्या हुआ कि यूरोप के अंदर भी इंटीग्रेशन अब चाहिए थी। यूरोप के अंदर भी ज्यादा डीपर इंटीग्रेशन चाहिए थी और गहरी इंटीग्रेशन चाहिए थी, कॉपरेशन चाहिए था, राइट। तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन चाहिए था अब यूरोप के अंदर। तो यूरोप के देशों के बीच में भी अब डीपर इंटीग्रेशन चाहिए था, डीपर कॉपरेशन चाहिए था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉपरेशन चाहिए था। इससे पहले हमारे पास क्या हुआ करती थी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंदर बेसिकली इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को ही टच किया गया था। वहां पे इकोनॉमिक कॉपरेशन की ही बात हो रही थी कि हम एक दूसरे देश में फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड करेंगे, हम एक दूसरे देश में फ्री तरीके से मूवमेंट करवाएंगे, कैपिटल का, गुड्स का, सर्विसेज का, उसी के साथ साथ लेबर का। लेकिन अब पॉलिटिकल कॉपरेशन की भी जरूरत थी, अब और गहरे कॉपरेशन की जरूरत थी। तो होता क्या है, एक मास्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन होती है 1992 में। कौन सी ट्रीटी साइन होती है? मास्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 में। इस ट्रीटी में क्या होता है, दिस ट्रीटी ट्रांसफॉर्म्ड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी डब्ल्यूसी टू यूरोपियन यूनियन। अब इस ट्रीटी के तहत जो हमारे पास यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हुआ करती थी, जिसको हम ईईसी के नाम से जानते थे, इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। इससे एक ट्रांजिशन आया और यूरोपियन यूनियन को बना दिया जाता है। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरोपियन यूनियन के अंदर। किस ट्रीटी के तहत? मास्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 के तहत। तो क्या होता है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है किसमें? यूरोपियन यूनियन में। अब यूरोपियन यूनियन को बना दिया गया। यूरोपियन यूनियन को 12 मेंबर्स ने साइन किया, मतलब कि 12 देश इसमें शामिल थे। 12 देशों के द्वारा इस ट्रीटी को साइन किया गया और यूरोपियन यूनियन को एस्टैब्लिश किया गया, राइट। ये जो ट्रीटी थी ये केम इनटू इफेक्ट इन नवंबर 1, 1993। तो 1993 में, नवंबर 1, 1993 में ये जो यूरोपियन यूनियन था ये पूरी तरीके से बना। ये ट्रीटी जो थी वो इफेक्ट में आई, राइट, पूरी तरीके से लागू हुई। क्योंकि 12 मेंबर्स के जो पार्लियामेंट थे, अलग अलग देशों के जो पार्लियामेंट्स थे, वहां पे इसको क्या होना था, रेटिफाई होना था, वहां पे पास होना था। तो सिंपल आप ये समझिए कि ये जो ट्रीटी थी ये 1992 में आई, राइट, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। इसने इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसको हम डब्ल्यूसी के नाम से जानते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया यूरोपियन यूनियन में। और ये जो ट्रीटी थी ये लागू कब हुई? ये नवंबर 1, 1993 में लागू हुई और नवंबर 1, 1993 में ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन बनाया जाता है। क्या गोल्स थे यूरोपियन यूनियन के, क्यों बनाया गया यूरोपियन यूनियन को, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे यूरोपियन यूनियन के? तो जब मैं ऑब्जेक्टिव्स या गोल ऑफ यूरोपियन यूनियन की बात करता हूं तो इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे किसके? यूरोपियन यूनियन के। सबसे पहले सिंगल करेंसी। यहां पे सिंगल करेंसी की बात की जा रही थी। सिंगल करेंसी का मतलब क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन ऑफ यूरो टू इनहेंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो यूरोप के अंदर जो भी इस यूरोपियन यूनियन के अंदर देश शामिल हैं, वहां उन देशों के अंदर एक सिंगल करेंसी को इंप्लीमेंट करना है, इंट्रोड्यूस करना है।
एक ही करेंसी में वहां पे ट्रेड होगा, एक ही करेंसी में वहां पे व्यापार होगा, एक ही करेंसी में वहां पे ट्रेड वगैरह होगा अलग अलग कंट्रीज के बीच में, 12 कंट्रीज के बीच में जो इसकी मेंबर हैं। तो सिंगल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, यूरो जो थी वो सिंगल करेंसी रखी गई सारी कंट्रीज के लिए, मतलब जो 12 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के अंदर आती थी। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका था पॉलिटिकल कोऑपरेशन, मतलब कि यूरोप की जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो 12 कंट्रीज आती हैं उनके बीच में पॉलिटिकल कोऑपरेशन होना चाहिए। पॉलिटिकल कोऑपरेशन मतलब एक तरह की पॉलिसीज बनानी है उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर या फॉरेन पॉलिसी के अंदर, फॉरेन रिलेशंस के अंदर। उसी के साथ साथ वहां पे क्या बोलते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवानी है, वहां पे गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना है, वहां पे डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करना है या फिर डेमोक्रेसी जैसे प्रिंसिपल्स को वहां पे प्रमोट करना है। सो बेसिकली पॉलिटिकल कोऑपरेशन की भी बात की गई कि जो यूरोपियन यूनियन के अंदर 12 कंट्रीज आती हैं उनके अंदर पॉलिटिकल कोऑपरेशन को भी बढ़ाना है, मतलब कि उन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, उन कंट्रीज के बीच में गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना है, उसी के साथ साथ उन कंट्रीज के बीच में पीस को प्रमोट करना है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, उन कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, मतलब उस पॉलिटिकल कोऑपरेशन का ये मतलब होता है। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है वाइडर मेंबरशिप। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव यूरोपियन यूनियन का क्या था, वाइडर मेंबरशिप। वाइडर मेंबरशिप का क्या मतलब है कि हम यूरोपियन यूनियन के अंदर और भी देशों को इंक्लूड करें, और भी देशों को शामिल करें। तो इनिशियली 12 कंट्रीज इसके अंदर आती थी, 12 मेंबर्स थे किसके, यूरोपियन यूनियन के, लेकिन अभी एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं इसके, 27 मेंबर्स हैं। सो मेंबरशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन हैज ग्रोन फ्रॉम 12 टू 27 मेंबर्स एट प्रेजेंट। तो इनिशियली 12 मेंबर्स थे यूरोपियन यूनियन के 1993 में या 1992 में, अभी इसके अंदर 27 मेंबर्स हैं। तो ऑलमोस्ट सारा का सारा यूरोप इसमें अब कवर हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोपियन यूनियन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे ऊपर एट द टॉप हमारे पास आता है यूरोपियन काउंसिल। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर एक यूरोपियन काउंसिल आता है जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ये सबसे टॉप पे आता है यूरोपियन काउंसिल जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आते हैं मेंबर स्टेट्स के। तो जितनी भी इसकी मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब जितने भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, जितनी भी यूरोपियन यूनियन के अंदर कंट्रीज आती हैं, जैसे 27 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के अंदर आती हैं, उन 27 कंट्रीज के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, जो उनका प्राइम मिनिस्टर होगा, जो उनका प्रेसिडेंट होगा, वो इसका मेंबर होगा किसका, यूरोपियन काउंसिल का। यूरोपियन काउंसिल सबसे ऊपर आती है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और हायरार्की में सबसे टॉप पे आती है, सबसे पावरफुल काउंसिल है ये। उसके बाद इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेट करती है 6 महीने के लिए, इसका हर एक देश मेंबर बनता है। मतलब ये है कि हर एक कंट्री इसकी प्रेसिडेंट रहेगी 6 महीने के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल इस बार बेल्जियम के पास प्रेसिडेंसी थी, तो इस बार अगर बेल्जियम के पास प्रेसिडेंसी थी, बेल्जियम के पास 6 महीने तक प्रेसिडेंसी रहेगी। बेल्जियम यूरोपियन यूनियन का, इसका यूरोपियन काउंसिल का 6 महीने तक मेंबर रहेगा। 6 महीने के बाद दूसरा देश मेंबर बन जाएगा, जैसे जर्मनी बन जाएगा, फिर जर्मनी के बाद तीसरा देश मेंबर बन जाएगा 6 महीने के लिए, मतलब कि प्रेसिडेंट बन जाएगा। सो इसकी प्रेसिडेंसी होती है ना, जो रोटेट करती है, रोटेट इन द सेंस जैसे बेल्जियम प्रेसिडेंट है 6 महीने के लिए, उसके बाद जर्मनी प्रेसिडेंट बन जाएगा 6 महीने के लिए, उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रिया प्रेसिडेंट बन जाएगा 6 महीने के लिए। तो इस तरीके से रोटेट करती है इसकी प्रेसिडेंसी। हर एक जो मेंबर है इसका वो 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रहता है यूरोपियन काउंसिल का। उसके सेकंड नंबर पे इसके अंदर आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेकंड नंबर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आती है, ये हायरार्की में दूसरे नंबर पे आती है, मतलब कि यूरोपियन काउंसिल सबसे ऊपर आती है, उसके नीचे आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ मेंबर स्टेट। तो जितनी भी 27 कंट्रीज 27 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के साथ हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं। इसका क्या काम होता है, अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, पॉलिसीज होंगी, उनको ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अडॉप्ट करती है, उनको बनाती है, ये सब करती है। और उसके बाद क्या होता है, यूरोपियन काउंसिल जो है उनको अप्रूव करती है। तो कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा, बनाया जाएगा, प्रपोजल रेडी किया जाएगा और उसके बाद फिर वो यूरोपियन काउंसिल में सबमिट किया जाएगा। यूरोपियन काउंसिल उसको फिर अप्रूव करेगी। अगर अप्रूव करेगी तो इसका मतलब वो यूरोपियन यूनियन का मतलब प्रोग्राम या पॉलिसी हो गया, इनेक्ट हो गया वो। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पे यहाँ पे आती है यूरोपियन कमीशन। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे यूरोपियन कमीशन आता है। यूरोपियन कमीशन क्या है, देखिए यूरोपियन कमीशन के अंदर जो है ना 27 कमिश्नर्स आते हैं। 27 कमिश्नर्स कहाँ से आते हैं, हर एक मेंबर स्टेट से आएंगे। मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री जो है वो एक कमिश्नर भेजेगी। टोटल 27 कमिश्नर आते हैं यूरोपियन कमीशन के अंदर। हर एक कंट्री जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है वो एक कमिश्नर भेजेगी, एक कमिश्नर भेजेगी और टोटल 27 कमिश्नर्स आते हैं किसमें, यूरोपियन कमीशन के अंदर।
4 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। मतलब कि बेल्जियम भी एक अपना कमिश्नर भेजेगी 4 साल के लिए, उसके बाद फ्रांस भी अपना एक कमिश्नर भेजेगी 4 साल के लिए, जर्मनी भी अपना एक कमिश्नर भेजेगी 4 साल के लिए। इसी तरीके से 27 कमिश्नर्स इसके अंदर आते हैं जिनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका काम क्या होता है यूरोपियन कमीशन का। तो इंप्लीमेंटेशन का और सुपरवाइजरी रोल होता है किसका, यूरोपियन कमीशन का। तो जितनी भी पॉलिसीज हैं जो यूरोपियन काउंसिल ने अप्रूव की हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बनाई है, उन पॉलिसीज को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, सुपरवाइज किस तरीके से करना है, सारी पॉलिसीज जो है यूरोपियन यूनियन की, वो सारा का सारा काम यूरोपियन कमीशन का होता है। तो यूरोपियन कमीशन बेसिकली सेक्रेटरीट का काम करता है, इंप्लीमेंटेशन का काम करता है, राइट, एडवाइज जो क्या बोलते हैं सुपरवाइज करने का काम करता है पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को। उसी के साथ साथ ये जो यूरोपियन कमीशन होता है, ये सारा का सारा स्टाफ कंट्रोल करता है यूरोपियन यूनियन का। तो जितना भी स्टाफ होगा यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसको कंट्रोल किया जाएगा यूरोपियन कमीशन के द्वारा। जो स्टाफ आता है ना यूरोपियन यूनियन के अंदर, उनको हम यूरोक्रेट्स कहते हैं। जैसे इंडिया में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, इसी तरीके से जो स्टाफ आता है पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसको हम यूरोक्रेट कहते हैं। तो यूरोक्रेट्स को कौन कंट्रोल करता है, यूरोपियन कमीशन कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया, सबसे ऊपर यूरोपियन काउंसिल आता है, उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है, उसके नीचे यूरोपियन कमीशन आता है। यूरोपियन काउंसिल का काम क्या है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या काम है, पॉलिसीज को अडॉप्ट करना। अप्रूव कौन करेगा, यूरोपियन काउंसिल करेगी। और लास्ट नीचे कौन आता है, यूरोपियन कमीशन आता है, जो कि इंप्लीमेंट करता है पॉलिसीज को और सुपरवाइज करता है सारा का सारा जो यूरोपियन यूनियन का काम होता है उसको। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो है ब्रसेल्स में, ठीक है, BRUSSELS, ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि बेल्जियम में आता है, बेल्जियम। तो ये आपको समझना है। उसी के साथ साथ अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। क्या इंस्टीट्यूशंस है वो, सबसे पहले हम देखते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट आता है। यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है, तो जैसे हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है, इसी तरीके से पूरा का पूरा यूरोप का पूरा पार्लियामेंट है। मतलब कि यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी 27 कंट्रीज आती हैं, 27 कंट्रीज, उनका एक बड़ा पार्लियामेंट है, उसी को हम यूरोपियन पार्लियामेंट कहते हैं। इसको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन है ये, इसको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। डायरेक्टली इलेक्ट कैसे किया जाता है, तो ये जो 27 मेंबर स्टेट्स हैं इसकी, जो भी 27 मेंबर्स यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं, उन 27 कंट्रीज में से लोग इलेक्ट किए जाते हैं इस पार्लियामेंट के अंदर। ये जो है बाई कैमरल होता है, मतलब इसके अंदर 2 हाउसेस आते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बजटरी एंड सुपरवाइजरी पावर्स इसके अंदर होती हैं। मतलब कि सुपरवाइज करने का काम ये करता है, बजट के रिलेटेड क्या बोलते हैं, सुपरवाइज नहीं, लेजिस्लेटिव। तो बजट बनाने का काम ये करता है कि जितना भी यूरोपियन यूनियन का बजट होगा उसको कौन बनाएगा, यूरोपियन पार्लियामेंट बनाएगा। लेजिस्लेटिव पावर्स है, मतलब लॉज वगैरह जो बनाने हैं वो भी यूरोपियन पार्लियामेंट बनाएगा। यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन काउंसिल मिलके ये सब काम करते हैं। इसके अंदर 785 मेंबर्स आते हैं, मतलब कि 785 लोग आते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर। जैसे हमारे पार्लियामेंट के अंदर कितने 543 मेंबर्स आते हैं, इसी तरीके से यूरोप के पार्लियामेंट के अंदर, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी 785 मेंबर्स आते हैं। तो बजट को बनाने का काम, लॉज वगैरह बनाने का काम यूरोपियन पार्लियामेंट करता है, इसको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। सेकंड वहां पे आता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस एक आता है, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वैसे ही यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ये हाईएस्ट कोर्ट है यूरोपियन यूनियन का, मतलब यूरोपियन यूनियन का जो हाईएस्ट कोर्ट है उसको हम यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। ये क्या काम करता है, तो ये डिस्प्यूट्स वगैरह रिजॉल्व करवाने का काम करता है। इसका जो है अल्टीमेट से है किसके ऊपर, मैटर्स रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन लॉ एंड ऑर्डर। तो जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के मैटर हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, उनको कौन रिजॉल्व करता है, तो ये यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस रिजॉल्व करता है। इसके अंदर जो है हर एक जज आएगा हर एक मेंबर स्टेट्स में से, मतलब कि हर एक देश एक जज भेजता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, राइट। तो 27 कंट्रीज इसकी मेंबर है, तो 27 जज आएंगे यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है यूरोपियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी, जिसको हम WESC कहते हैं। ये जो यूरोपियन इकोनॉमिक और सोशल कमेटी है, इट इज कंपोज्ड ऑफ एम्प्लॉइज एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज एंड वर्क सेक्टर्स। तो जितनी भी यूरोप के अंदर इंडस्ट्रीज वगैरह आती हैं, वर्क सेक्टर आता है, उसमें से जो काम करने वाले लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन इंडस्ट्रीज में से, वर्क सेक्टर्स में से कुछ लोग जो हैं यहाँ पे इस कमेटी के अंदर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। मतलब कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे यूरोप के अंदर जो वर्क सेक्टर्स हैं, यूरोप के अंदर इंडस्ट्रीज़ में जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है यूरोपियन इकोनॉमिक और सोशल कमेटी के अंदर। ये कमेटी किस चीज़ का काम करती है, एडवाइजेज ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज़। तो जितनी भी इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज़ होती हैं उसके ऊपर एडवाइस करने का काम जो है वो ये कमेटी करती है। कौन, यूरोपियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को समझ लेते हैं, सारा का सारा उसका ऑर्गेनाइजेशन समझ लेते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। हमने ये देख लिया कि किस तरीके से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसको हम WEC कहते थे, वहां से लेके यूरोपियन यूनियन में किस तरीके से शिफ्ट आया, कैसे ट्रांजिशन आई, कैसे जो रीजनलिज्म था यूरोप के अंदर वो इस कमेटी से स्टार्ट हुआ, जिसको हम यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी कहते हैं, उससे स्टार्ट होके और फिर यूरोपियन यूनियन बनाया गया
23 के आसपास 1993 में फाइनली जो है वो यूरोपियन यूनियन बन के आया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे समझ लिया है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।